उत्तर प्रदेश को नए साल में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के मातृ एवं शिशु अस्पताल परिसर में 1000 बेड का नया अस्पताल बनेगा, जिसकी जनवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधारशिला रखेंगे। इसके बाद लोहिया में कुल बेड क्षमता 2250 हो जाएगी। साथ ही SGPGI में उत्तर भारत का पहला एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर शुरू होने की तैयारी है। नए साल से ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए अत्याधुनिक गामा नाइफ सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,492 ऐसे गांव चिन्हित किए हैं जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40% से अधिक है। इन गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी, शवदाह, पेयजल, शौचालय, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, बोरवेल और मोटर शेड जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 2562 ग्रामों में विकास कार्य स्वीकृत है, जिनमें 910 में काम पूरा हो चुका है। योजना का उद्देश्य सामाजिक समावेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार सुनिश्चित करना है। डिजिटल लाइब्रेरी से युवाओं को शिक्षा मिलेगी, शौचालय और पेयजल से स्वास्थ्य सुधरेगा, सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट से सुधार बढ़ेगी, ग्रामीण जीवन आधुनिक और समृद्ध होगा। राजधानी लखनऊ में 4 साल पहले लगे स्मार्ट मीटर अब दोबारा बदले जाएंगे। अलग अलग कंपनियों के मीटर होने से रीडिंग, मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर अपडेट की समस्याएं सामने आ रही हैं। पहली कंपनी ने अपडेट से इनकार कर दिया। बिजली विभाग ने फैसला लिया है कि एक ही कंपनी के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अनुसार लखनऊ और बरेली में 3.25 लाख मीटर बदले जाएंगे और उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। गर्मी से पहले सभी उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने और दिसंबर 2026 तक सभी मीटर प्रीपेड करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टों के लिए मिट्टी खनन को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब भट्टा संचालकों को मिट्टी की खुदाई से पहले पर्यावरणीय NOC लेना अनिवार्य होगा। 2 मीटर तक मिट्टी खनन की गई छूट समाप्त कर दी गई है। बिना NOC मिट्टी उठाने का भट्टा बंद करने और जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। पर्यावरण विभाग के आदेश के तहत संचालकों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और खनन प्लान और प्रदूषण नियंत्रण उपाय बताने होंगे। नदियों, तालाबों और जल संरचनाओं के पास खनन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह आयोजन सनातन परंपरा और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई भी VIP प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा और सभी श्रद्धालुओं को समान सुविधाएं मिलेंगी। माघ मेला 3 जनवरी से 15 फरवरी तक 44 दिनों तक चलेगा, जिसमें 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मेला क्षेत्र 800 हेक्टेयर में फैला होगा। सुरक्षा के लिए AI सर्विलांस, CCTV, SDRF, NDRF तैनात रहेंगे। स्वच्छता, स्वास्थ्य और यातायात प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित पात्र छात्रों को बड़ी राहत दी। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए संशोधित समय सारणी जारी कर दोबारा आवेदन का अवसर दिया। ये व्यवस्था सामान्य OBC, अल्पसंख्यक, SC, ST सभी वर्गों पर लागू होगी। संशोधित कार्यक्रम के तहत 14 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सत्यापन की सभी प्रक्रियाएं फरवरी तक पूरी होंगी और छात्रवृत्ति की राशि 18 मार्च से PFMS के जरिए खातों में भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित पात्र छात्रों को बड़ी राहत दी। समाज कल्याण विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए संशोधित समय सारणी जारी कर दोबारा आवेदन का मौका दिया। सामान्य OBC, अल्पसंख्यक, SC, ST वर्ग के छात्र 33 तिथियों तक आवेदन कर सकेंगे और मार्च से छात्रवृत्ति राशि खातों में भेजी जाएगी। वहीं आवास विकास परिषद की ITCT योजना में जमीन के रेट घटाए गए हैं। नई गणना नीति से पुरानी और नई योजनाओं में करीब 25% तक सस्ती होगी। सशस्त्र बलों को फ्लैट खरीद कर 20% छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक वाले परिषदीय विद्यालयों में दूसरे शिक्षक की तैनाती को लेकर शासन सख्त हो गया है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने नवंबर में शासनादेश जारी करने के बावजूद कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। समीक्षा बैठक में गोंडा, प्रयागराज और कुशीनगर के BSA और AD बेसिक को फटकार लगाते हुए 31 दिसंबर तक हर हाल में तैनाती सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। ACS ने चेतावनी दी कि लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। गोंडा में रसोइयों को कन्वर्जन कास्ट न मिलने पर भी नाराजगी जताई गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मदरसा शिक्षक और कर्मचारी वेतन विधेयक वापस ले जाने से मदरसा शिक्षकों में निराशा। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्ला खान साइदी ने बताया कि विधेयक की वापसी से प्रदेश में 560 अनुदानित मदरसों और करीब 10,000 शिक्षकों के मौजूदा वेतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल 2004 के शासनादेश के तहत वेतन व्यवस्था जारी रहेगी।
हालांकि विधेयक पास होने पर शिक्षकों को कानूनी संरक्षण और अतिरिक्त अधिकार मिलते हैं। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। यूपी बीजेपी ने जातिगत राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए नया प्लान तैयार किया। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ब्राह्मण और क्षत्रिय विधायकों को एक मंच पर लाने की तैयारी है। इसके तहत संयुक्त सहभोज और गेट टुगेदर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा में 52 ब्राह्मण 49 क्षत्रिय विधायकों की अहम भूमिका को देखते हुए ये कदम 2027 चुनाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व इससे एकता का संदेश देना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये पहल बीजेपी की सर्वस्पर्शी छवि मजबूत करने और विपक्ष के जातिवाद के आरोपों पर जवाब देने की कोशिश है। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शनिवार को मथुरा दौरे पर पहुंचे। यहाँ पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद वे श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पूजा के बाद सेवायतों ने उन्हें प्रसाद और दुपट्टा भेंट किया। इसके बाद उनका काफिला वृंदावन से फराज क्षेत्र के नगला चंद्रभान पहुंचा, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। वाराणसी के बड़ा गांव क्षेत्र के बसनी गांव की 60 महिलाएं हर्बल उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये महिलाएं नीम, एलोवेरा, हल्दी और तुलसी से हर्बल साबुन, तेल, हैंड वॉश और अन्य घरेलू उत्पाद तैयार कर रही है। भारत सरकार के सहयोग से चल रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है। ट्रेनिंग देने वाली संस्था के निदेशक अजय सिंह ने बताया कि अब तक 5000 महिलाएं प्रशिक्षित हो चुकी हैं। महिलाओं का कहना है कि इस प्रशिक्षण से उन्हें रोजगार, आत्मविश्वास और अपने भविष्य की नई दिशा मिली है। बागपत में 10 खापों की पंचायत में समाज से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। पंचायत ने तय किया कि 18 साल से कम उम्र के लड़कों को स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा और घर के बाहर हॉट पैंट पहनकर घूमने पर रोक होगी। खाप चौधरी का कहना है कि स्मार्टफोन बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इसके अलावा गेस्ट हाउस में शादी करने पर भी प्रतिबंध लगाने की सहमति बनी। शादियां गाँव और घर में होंगी। हादसों से बचने के लिए शादी में निमंत्रण कार्ड व्हाट्सएप या फोन से स्वीकार किए जाएंगे। यह अभियान गाँव-गाँव चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलें बढ़ रही है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के हालिया बयान ने संकेत दिए कि बसपा गठबंधन में शामिल होना चाहे तो उनका स्वागत है। जानकार मानते हैं कि पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि मायावती अक्सर अकेले चुनाव लड़ने की बात करती हैं, लेकिन हाल ही में कांग्रेस प्रति नरम रुख से सियासी पारा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये गठबंधन मिशन 2027 की दिशा तय कर सकता है। उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर को मौसम ठंडा और कोहरे वाला रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घने से अत्यंत घना कोहरा सुबह और देर रात तक बने रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी कम रहेगी और सड़क रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। राज्य के कुछ इलाकों में ठंड और कोल्ड डे कंडीशंस भी जारी रहने के संकेत हैं। इस दौरान दिन में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा, लेकिन कोहरे और ठंडी हवाओं से ठिठुरन बनी रहेगी। यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।